तो गाइज हैप्पी मकर संक्रांति। आपको बहुत बहुत मकर संक्रांति की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। और पतंग वतंग उड़ाइए, धोंधा तिल खाइए, मज़े लीजिए और साथ में थोड़ा सा पढ़ाई भी कर लीजिए, ठीक है। तो जैसे कि इसके पहले हमने पहला चैप्टर पढ़ा था और दूसरा चैप्टर पढ़ा था, ठीक है। अब तीसरा चैप्टर पढ़ते हैं, भागवत संघ और राज्य यानी यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। अब देखिए संविधान के बारे में हम जानते हैं, तो चलिए अपने पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम लिए हुए। तो यहाँ पे देखिए संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। सभी के लिए बराबर कानून को संविधान कहते हैं, ठीक है। देश और राज्य का शासन कैसे चलेगा उसको चलाने के लिए जिस किताब को तैयार किया गया है वो है भारतीय संविधान। इस किताब में 22 लेसन है। इसके लेसन को हम लोग भाग कहते हैं, ठीक है, भाग कहते हैं, याद रखिएगा। इसमें कुछ टॉपिक लिखे गए हैं जिसे अनुच्छेद कहते हैं। कुल अनुच्छेद 395 है, ठीक है। कितने हैं कुल अनुच्छेद? 395। अब भाग 1 देख लेते हैं, अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक का में क्या क्या दिया है संघ और छात्र यूनियन टेरिटरी में। तो अनुच्छेद क्या कहता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ यानी इंडियन इज डेट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, अर्थात इसके राज्य कभी भी टूटकर अलग नहीं हो सकते, ठीक है। उसके बाद आता है परिसंघ। परिसंघ उसे कहते हैं जिसमें छोटे छोटे राज्य आपस में जुड़कर और अपनी थोड़ी थोड़ी शक्तियां केंद्र प्रकार को देकर एक देश का निर्माण करती है, ठीक है। परिसंघ बहुत ही कमज़ोर होता है, ठीक है। इसमें कोई भी देश आसानी से अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो ये होता है परिसंघ, ठीक है, जिनको हम इंग्लिश में कॉन्फेडरेशन के कहते हैं, फेडरेशन भी कहते हैं, कॉन्फेडरेशन भी कहते हैं। तो कॉन्फेडरेशन बता दिया, परिसंघ। अब बारी है फेडरेशन के बारे में यानी कि संघ के बारे में। संघ क्या होता है? तो राज्य मिलकर एक देश का निर्माण करते हैं और हर राज्य अपनी कुछ शक्तियाँ देश को दे देते हैं और देश को कहते हैं कि आप इन शक्तियों का प्रयोग करें। इसमें कोई भी राज्य अलग हो सकता है, ठीक है। इसमें कोई भी राज्य अलग हो सकता है, कोई एक नहीं हो सकता, ठीक है। अब जान लेते हैं यूनियन किसे कहते हैं। लेकिन जानने से पहले ये नोट कर लीजिएगा, अमेरिका जो कि है, अमेरिका एक फेडरेन है और भारत का यूनियन है, ठीक है। अब यूनियन क्या होता है ये भी हम बता दे रहा हूँ। यूनियन यानी संघ, इसके राज्य कभी अलग नहीं हो सकते। अनुच्छेद 2 में है, संसद को ये अधिकार है कि भारत के बाहर कोई देश है तो उसे भारत में मिला सकता है, या किसी देश का कोई टुकड़ा है जो भारत में मिलना चाहता है तो उसे मिला सकते हैं। यानी अनुच्छेद 2 कहता है कि संसद राष्ट्रपति को पूर्व अनुमति सूचना पर किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे सिक्किम ले लीजिए, ठीक है। और देखिए, और नोट करने वाली ये भी चीज़ें है, इसको नोट कर लीजिएगा। सिक्किम के लिए 35वां संशोधन 1974 करके ये राज्य बनाया गया था तथा संविधान में एक नया अनुच्छेद 2 का जोड़ा गया था। लेकिन फिर 36वां संविधान संशोधन 16 मई 1975 के द्वारा सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया, ठीक है। अनुच्छेद 3 मतलब अनुच्छेद 3 क्या कहता है दोस्तों, ये भी देख लेते हैं। संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से भारत के किसी भी राज्य के बिना उसके अनुमति नाम, सीमा, क्षेत्र आदि में परिवर्तन कर सकती है, ठीक है। राज्य कौन कौन से हैं और उनके अब जो कि वो नया राज्य कैसे तब्दील हो गया है और कब हुआ है। जैसे पहले था मध्य प्रदेश, तो अब है छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000। उत्तर प्रदेश का भी देख सकते हैं, बिहार का भी देख सकते हैं और आंध्र प्रदेश का भी देख सकते हैं, ठीक है। अगर पीडीएफ चाहिए दोस्तों, पीडीएफ भी मिल जाएगा, बस आप कमेंट करो, पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। इसका पीडीएफ है, खान सर का है ये, याद रखिएगा। अब अनुच्छेद 4 क्या कहता है, जब संसद अनुच्छेद 2 का प्रयोग करेगी यानी किसी विदेशी राज्य को मिलाएगी, या अनुच्छेद 3 का प्रयोग करेगी यानी किसी राज्य को तोड़ेगी, तो उसके लिए राष्ट्रपति से किसी विशेष अनुमति की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसे अनुच्छेद 368 के बाहर रखा गया है। जिसको अनुच्छेद 368 में रख दिया जाता है उसमें राष्ट्रपति का हस्ताक्षर जरूरी होता है, ठीक है। ये ज़रूरी पॉइंट है, ये सब आप नोटिस कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद है अखंड भारत।
अखंड भारत, ये मतलब आपने बहुत बार सुना होगा, अखंड भारत देश बनेगा हमारा देश, क्या होता है मतलब इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, हमारा भारत अखंड भारत था। सबसे पहले 1893 में डूरंड लाइन खींच दी गई और अफ़गानिस्तान अलग हो गया। यह अखंड भारत का पहला टुकड़ा था, याद है, पहला टुकड़ा वही था। अखंड भारत का दूसरा टुकड़ा वर्ष 1935 में म्यांमार वर्मा को अलग कर दिया गया तथा तीसरा टुकड़ा वर्ष 1947 में पाकिस्तान के अलग होने से हुआ। ठीक है, मतलब तीन तीन टुकड़े हुए इसके। पाकिस्तान का विभाजन मुस्लिम जनसंख्या पर हुआ था, जो दो भागों में विभक्त था, और एक और पूर्वी पाकिस्तान तथा दूसरी और पश्चिमी पाकिस्तान। बाद में पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश 1971 में बन गया था। ठीक है दोस्तों, तो ये था कुछ अखंड भारत की मतलब कहानी। और भी है इसके बारे में, और भी दिया गया है, अभी उसके बारे में देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये खान ग्लोबल स्टडीज़ का है ये। ठीक है, मैं आपको खान ग्लोबल स्टडीज़ का ही पढ़ा रहा हूँ। ओके, कोई एक्स्ट्रा वो नहीं है। तो नोट करने वाला चीज़ ये है कि रेड क्लिफ रेखा जो भारत पाकिस्तान को अलग करती है। ठीक है, रेड क्लिफ रेखा है, याद रखिएगा। रेड क्लिफ रेखा का नामकरण पर सिरिल रेड क्लिफ के नाम पर रखा गया है। भारत बांग्लादेश के बीच बॉर्डर को जीरो लाइन कहा जाता है। ठीक है, ये सब आमतौर पर ये क्वेश्चन आता है, ज़्यादातर SSC UPSC मतलब बहुत सारे एग्ज़ाम में ये आता है। अब देखते हैं रियासत क्या होता है। ऐसा क्षेत्र जो ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा सीधे शासित नहीं थे बल्कि भारतीय शासकों द्वारा शासित थे, अर्थात ब्रिटिश राज के दौरान अविभाजित भारत में राज्य। अंग्रेज़ों ने देसी रियासत को 3 विकल्प दिया, या तो पाकिस्तान में मिल जाए, या तो भारत में मिल जाए, अन्यथा स्वतंत्र देश बनावे। जब देश आज़ाद हुआ तो भारत में 552 से अधिक देसी रियासत, ठीक है, देसी रियासत थी। 552 देसी रियासतों को मिलाकर परिसंघ यानी फेडरेशन बनाना संभव नहीं था, इसलिए सरदार पटेल को जिम्मेदारी दी गई थी कि इसे मिलाकर संघ यानी यूनियन बनाया जाए। लेकिन इस काम में 3 लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। पहला सरदार पटेल जी, और दूसरा VP मेनन, एवं तीसरा लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, इन लोगों ने सभी राज्यों को भारत में विलय करा दिया, किंतु 3 राज्य भारत में विलय के लिए तैयार नहीं थे। पहला था हैदराबाद। ठीक है, ये तैयार नहीं था। हैदराबाद के निज़ाम हैदराबाद को पाकिस्तान से मिलाना चाहते थे, किंतु सरदार पटेल ने पुलिस की वर्दी में सेना भेजा, जिसे ऑपरेशन पोलो कहा गया। ठीक है, इसी की तहत हैदराबाद को 17 सितंबर 1948 में भारत में मिला लिया गया। ठीक है, ये जा रहा था। और फिर उसके बाद आया जूनागढ़। गुजरात का एक रियासत था जो पाकिस्तान में जाना चाहता था, किंतु सरदार पटेल ने जनमत संग्रह रिफरेंडम कराकर उसे भारत में मिला दिया। ठीक है, इसको भी जम्मू कश्मीर में भी ये मुद्दा हुआ था। तो जम्मू कश्मीर यहाँ की जनता मुस्लिम थी, लेकिन राजा हिंदू हरि सिंह डोगरा शासक थे। उन्होंने कहा कि हम न भारत में रहेंगे और ना ही पाकिस्तान में रहेंगे, हम स्वतंत्र देश बनाएंगे। तब तक पाकिस्तान ने आतंकवादियों का घुसपैठ करा दिया। जब हरि सिंह को लगा कि अब हम नहीं बचेंगे, तब हरि सिंह नेहरू के पास आए और सरदार पटेल ने 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर कराकर भारत का अंग बना दिया। ठीक है, तो ये सब हुआ था हम लोग के देश में, ये जो छुपाई गई थी पॉलिटी। आगे देख लीजिए, इन सभी देसी रियासतों को मिलाकर एक भारत का निर्माण किया गया, जिसे 4 राज्यों ABCD में बांट दिया गया। ठीक है, ए मतलब ब्रिटिश प्रोविंस यानी वो राज्य जहां अंग्रेज़ों का शासन था। ठीक है, बी प्रिंसली स्टेट, वो राज्य जहां देसी रियासतों
का शासन था। सी कमिश्नरी, वो बड़े शहर जहां अंग्रेज केवल उस शहर पर कब्जा किए थे। फोर्थ, यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश सॉरी, कुछ वर्ड में उत्थी हो गया होगा तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, नए राज्य के गठन हेतु प्रमुख समिति, एसके धर समिति क्या थी, देखिए। भाषाई आधार पर राज्यों के गठन के लिए सबसे पहले 1948 में एसके घर आयोग का गठन किया गया, किंतु इसे भाषा के आधार पर राज्यों के गठन का विरोध किया, ठीक है। उसके बाद आया जेबीपी समिति, यानी कि जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी, सितार मैया, सरदार पटेल। इन्होंने भी भाषाई आधार पर राज्यों के गठन का विरोध किया। 1952 में तेलुगु भाषा के लिए अलग राज्य की मांग करते हुए पोट्टी श्री रामुलु भूख हड़ताल पर बैठ गया, ठीक है। अब बताओ, इसका भी टुकड़ा होने लगा तमिल वालों के लिए भी। और 56 दिन का भूख हड़ताल के बाद उसकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद जनता का विरोध बढ़ गया। अंततः 1 अक्टूबर 1953 में मजबूर होकर तेलुगु भाषा के लिए एक अलग राज्य आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। देखो, जान पे बनाए बंदा है तब जाके ये गठन कैसे होती है। लेकिन ये नोट करने वाली ये भी चीज़ है कि आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बना, ठीक है। ये भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था, ठीक है। इसको याद कर लीजिए। फजल अली आयोग, ये क्या है? भाषाई आधार पर राज्यों को गठन के लिए 1953 में फजल अली आयोग का गठन किया गया। यह 3 सदस्यीय आयोग था, जिसके अन्य 2 सदस्य के एम पडिक्कर और HN कुंजरू थे, इसमें अपनी रिपोर्ट 1956 में दिया और भाषाई आधार पर राज्यों को कानूनी मान्यता दे दिया। इस आयोग के फलस्वरूप 7वां संविधान संशोधन 1956 में पारित हुआ, जिसके बाद ABCD को रद्द करके जो दिखाया था, भाषाई आधार पर 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, ठीक है। उसके बाद 15वां राज्य जो था वो था गुजरात तथा महाराष्ट्र, जो कि 1960 में बना। फिर 16वां राज्य नागालैंड, जो कि 1963 में। फिर 17वां राज्य हरियाणा, जो कि 1966 में। 18वां राज्य हिमाचल प्रदेश 1971 में। 19वां राज्य मणिपुर, जो कि 1972 में, ठीक है। उसके बाद और भी है, दिखा दे रहा हूँ। फिर 20वां राज्य त्रिपुरा 1972, 21वां राज्य मेघालय 1972, 22वां राज्य सिक्किम 1973, 23वां राज्य मिजोरम 1987, 24वां राज्य अरुणाचल प्रदेश 1987, 25वां राज्य गोवा 1987, 26वां राज्य छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000, 27वां राज्य उत्तराखंड 9 नवंबर 2000, 28वां राज्य झारखंड 15 नवंबर 2000, 29वां राज्य तेलंगाना 2 जून 2014, ठीक है। इसके बाद आया दोस्तों, इसको कहते थे पेप्सू भी कहते थे, लेकिन हम लोग कहते थे PPSU। इसका मतलब था पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। देखिए, पंजाब राज्य का पुनर्गठन शाह आयोग 1966 के सिफारिश पर हुआ था, जिसकी अध्यक्षता न्यायमूर्ति JC शाह की थी, ठीक है। अंततः पेप्सू 4 भागों में विभाजित हो गया। पहला पंजाबी, जो पंजाब में था। हिंदी, जो कि हरियाणा में। हिमालय, जो कि हिमाचल प्रदेश। UT यानी चंडीगढ़। इस प्रकार भारत का एक विशाल साम्राज्य जो सिमट कर 28 राज्य तथा 7 केंद्र शासित प्रदेश में रह गया। पहले केंद्र में 29 राज्य तथा 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन 2019 में जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा हटाकर इससे 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख बना दिया गया, जिसके बाद केंद्र शासित प्रदेश संख्या 9 हो गई। लेकिन 2020 में दादर और नगर हवेली
तथा दमन और दिव्य को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। अब वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्रीय प्रदेश है। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा जो क्या बोलते हैं तीसरा चैप्टर। ठीक है, आपको पता चल गया कि अखंड भारत क्या था और कौन कौन से राज्य अलग हुए थे भारत से। तो ये सब जो था ये एक पॉलिटी का ही हिस्सा है, तो ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी था, ये बहुत ज़रूरी है। तो ये है संघ और राज्य का मैं कहानी। ठीक है, फिर से कह रहा हूँ दोस्तों, अगर आपको समझ में नहीं आया या अगर आप खुद से सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं। बस आप कमेंट कर दीजिएगा कि पीडीएफ चाहिए, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। अगर समझ आया तो दोस्तों लाइक कर देना, और अगर नहीं समझ आया तो कमेंट कर देना कि कहाँ पे गलती हुई। ठीक है, और अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।